हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कल फ्रैक्चर। आपकी स्कल बोन में खोपड़ी में कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं ध्यान से देखना दोस्तों। मोस्ट कॉमन स्कल फ्रैक्चर, सबसे कॉमन स्कल फ्रैक्चर होता है फिशर, है ना। इसी को हम लीनियर स्कल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग में सबसे कॉमन आपको लाइन दिखाई देती है लीनियर और फिशर स्कल फ्रैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपका, लीनियर या फिशर स्कल फ्रैक्चर लाइन मोस्ट कॉमन यही होता है। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर जिसमें सूचर सेपरेट हो जाए, आपके जो भी सूचर है चाहे सेजाइटल हो कोरोनल, अगर वो सूचर सेपरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं डायस्टेटिक फ्रैक्चर। ये कॉमन होता है यंग एडल्ट में, और मोस्ट कॉमन सूचर जो सेपरेट होती है सेजाइटल सूचर। अगर सूचर सेपरेट हो जाए तो सर ये आपका डायस्टेटिक फ्रैक्चर है, सूचर सेपरेशन, है ना। दोनों सवाल याद हो गए। तीसरा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। तीसरा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है एक वेपन से, हैमर, हैमर नाम है वेपन का। आप देखोगे हैमर एक हैवी लॉन्ग वेपन है लेकिन इसकी स्ट्राइकिंग सरफेस स्मॉल है, तो जिस सरफेस से स्ट्राइक करता है वो स्मॉल, आप देख सकते हो, है ना। तो सर ये क्या होगा कि आपका एरिया डिप्रेस्ड हो जाएगा स्कल का। इसी को हम सिग्नेचर एला फ्रैक्चर या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हैमर से होता है, लॉन्ग वेपन स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस, इसमें आउटर टेबल और इनर टेबल दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। तो ये देख लो आप, सर ये आपका डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, हैमर, लॉन्ग वेपन स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, सिग्नेचर एला फ्रैक्चर। पॉन्ड फ्रैक्चर देखो कैसे याद करोगे, पॉन्ड फ्रैक्चर ये पीडियाट्रिक ग्रुप में होता है, अनदर पी पीडियाट्रिक कॉमन इन इन्फेंट, है ना। पी पॉन्ड, पी पीडियाट्रिक, पी इसको बोलते हैं पिंग पोंग फ्रैक्चर। पिंग पोंग बोल देखिए आपने, वैसा फ्रैक्चर। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपकी स्कल की बोन, छोटे बच्चे की स्कल बोन वो इलास्टिक होती है। इसमें ध्यान रखना इन्फेंट में होता है, इसमें ड्यूरा इंटैक्ट होती है और इनर टेबल भी इंटैक्ट होती है, इन इन इन। इसका मतलब ये आउटर टेबल के अंदर है। जैसे एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप्स डिलीवरी में हम करते हैं ना बेबी में पॉन्ड फ्रैक्चर या पॉन्ड पिंग पोंग पीडिया फ्रैक्चर, है ना। गटर फ्रैक्चर, लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, गटर फ्रैक्चर होता है बुलेट से। अगर आपके पास कोई बुलेट हो और बुलेट आई हो ऑब्लिक और टेंजेंशियल, ऐसे स्कल बन को ऑब्लिक और टेंजेंशियल स्ट्राइक करती हो, तो सर ये फ्रैक्चर होता है आउटर टेबल, और ऐसी बुलेट को बोलते हैं ग्लैंसिंग बुलेट। याद करने का तरीका, जी गटर फ्रैक्चर, जी ग्लैंसिंग बुलेट। तो सर आउटर टेबल के अंदर टेंजेंशियल बुलेट, ये आपका गटर फ्रैक्चर, ये आपका गटर फ्रैक्चर करेगा, है ना, आउटर टेबल के अंदर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर को हम स्पाइडर वेब फ्रैक्चर ही बोलते हैं। जैसे बहुत लोग, सब आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, हैवी ब्लो, बहुत बड़ा भारी ब्लो, आपके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर किसी ने फेंक दिया, तो सर ये इंटरसेक्टिंग फ्रेगमेंटेड लाइन होगी, इसको बोलते हैं कम्युनिटेड, और ये मकड़ी के जाले की तरह होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, मल्टीपल लाइंस होती है ना, बहुत इजी। ये आप देख सकते हो कम्युनिटेड फ्रैक्चर, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर। सर बेस ऑफ स्कल पे आ जाते हैं आप, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है बेस ऑफ स्कल में कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं। सर अगर आपका फोरामन मैग्नम के चारों तरफ फ्रैक्चर तो उसको बोलते हैं रिंग फ्रैक्चर, है ना। अब ये कौन सी दो इस कंडीशन में पॉसिबल है, या तो सर फॉल फ्रॉम हाइट, अगर आप अपने फीट पे या बटक पे फॉल फ्रॉम हाइट होती है तो ऊपर इतना प्रेशर बनता है कि आपके फोरामन मैग्नम के चारों तरफ रिंग फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरा सर अगर आपके किसी ने ब्लो दिया चिन पे या वर्टेक्स पे, तो भी आपका फोरामन मैग्नम के चारों तरफ फ्रैक्चर हो जाता है। ये दो कारण हो सकते हैं रिंग फ्रैक्चर के। ये है रिंग फ्रैक्चर, फोरामन मैग्नम के चारों तरफ का फ्रैक्चर। मोटरसाइकिल फ्रैक्चर, एक तो हमने बेस ऑफ स्कल का फोरामन मैग्नम के चारों तरफ वाला फ्रैक्चर देख लिया, फोरामन मैग्नम के चारों तरफ वाला फ्रैक्चर देख लिया। मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर भी बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर। और सर एक बात दिमाग में बिठा लेना, मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर को हम हिंज टाइप 1 बोलते हैं, हिंज टाइप 1। सर ये आपका जो रेड लाइन है ये आपका हिंज टाइप 1 है। ये आपके बेस ऑफ स्कल को, जैसे मान लो ये आपका बेस ऑफ स्कल है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आपका बेस ऑफ स्कल है। इस बेस ऑफ स्कल को ये एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देता है। इसी को हम मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर और हिंज टाइप 1 फ्रैक्चर बोलते हैं। सर ये जो ग्रीन लाइन है ना, जो ऐसे एक साइड से स्टार्ट होकर दूसरी साइड में गई है, ये हिंज टाइप 2 है, और ये ब्लू लाइन है, ये जो कोरोनल प्लेन वाली है वो हिंज टाइप 3 है। बट सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें हिंज टाइप 1 ही याद रखिए, है ना। अब हिंज टाइप 1 क्या होता है, पिट्रस, ये रेड लाइन वाला हिंज टाइप 1 मोटरसाइकिल फ्रैक्चर, पिट्रस एरिया से स्टार्ट हो, चलो इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। पिट्रस एरिया से स्टार्ट हुआ, पिट्रस रिज से सेला टर्सिका पे आया और दूसरे साइड के पिट्रस रिज में गया, इसको मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, इसको मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर या हिंज टाइप 1 फ्रैक्चर बोलते हैं। ये है मोटरसाइक्लिस्ट फ्रैक्चर और हिंज टाइप 1 फ्रैक्चर।
आप ये देखोगे ये हिंज टाइप 3 है जो कोरोनल प्लेन पे है, और ये एक साइड से ग्रीन वाला जो है वो हिंज टाइप 2, बट मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर हिंज टाइप 1 है। ये आपका हिंज टाइप 1 साइड बाय साइड फ्रैक्चर, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। सर मिडिल क्रेनियल फोसा में मैंने बैटल साइन आपको ऑलरेडी इंजरी में पढ़ाया था। मिडिल क्रेनियल फोसा में इंजरी हो और आपके मेस्टोइड टिप पे ब्रूज हो, तो इस एक्टोपिक ब्रूज को, ये भी मोटरसाइकिलिस्ट इंजरी में आता है, इसलिए मैं यहाँ वापस डिस्कस कर रहा हूं। बैटल साइन बोलते हैं, बैटल मैदान में होती है, मैदान एम मिडिल क्रेनियल फोसा, एम मेस्टोइड टिप। ब्लो आउट फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन होता है मोटरसाइकिलिस्ट में। ब्लंट फ्रैक्चर, ब्लंट ट्रॉमा ऑन द ऑर्बिटल, मीडियल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर, मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर, इसको बोलते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट का। सर अब क्या होता है कूप इंजरी, क्या होता है काउंटर कूप इंजरी, ध्यान से देखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। कूप जो ट्रोमा की, जैसे मेरे यहां पे इंपैक्ट पड़ा तो ये होगी क्रूप, और ऑपोजिट साइड जहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ा उसको बोलते हैं काउंटर कूप इंजरी। ये 3 ऑर्गन में बहुत कॉमन होती है, ब्रेन, हार्ट और लंग। अगर तीनों ऑप्शन दिए हुए हो आपको ब्रेन पिक करना है। सीन कब देखा जाता है, जब का हेड मोबाइल, आपका जब सर चल रहा हो या सर मोबाइल हो तो उस समय कूप और काउंटर कूप इंजरी दिखती है। सर इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है वैक्यूम कॉन्सेप्ट, प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। एक साइड में वैक्यूम है, दूसरे साइड में वैक्यूम नहीं है, तो इसके कारण होता है। दूसरा सर ये सवाल पक्का आ सकता है, स्ट्रक हॉप थ्योरी। स्ट्रक हॉप थ्योरी क्या होता है, कंप्रेशन एंड बल्जिंग थ्योरी, स्कल डिफॉर्मेशन बाय कंप्रेशन और बल्जिंग। एक साइड में कंप्रेशन है, दूसरे साइड में बल्जिंग, तो इससे भी हो सकता है। और तीसरा सर रोटेशनल शेयरिंग स्ट्रेन, जब आपका ब्रेन और आपका हेड है ना थोड़ा सा मूव करता है तो शेयरिंग स्ट्रेन पड़ता है। ये 3 थ्योरी है कूप और काउंटर कूप की। सर मान लो ये कूप है और ये काउंटर कूप है, शेयरिंग स्ट्रेन हमेशा सबसे ज्यादा ऑपोजिट साइड में पड़ता है। शेयरिंग स्ट्रेन हमेशा सबसे ज्यादा ऑपोजिट साइड में पड़ता है। सर कूप जैसे मान लो अगर आपकी कूप ऑक्सीपिटल पे है तो काउंटर कूप फ्रंटल पे होगी, और मोस्ट कॉमन फ्रंटल पे ही होती काउंटर कूप, क्योंकि ये रफ सरफेस होती है, शेयरिंग स्ट्रेन यहां पे पड़ने की चांसेस ज्यादा है। सर इंट्राक्रेनियल हेमरेज पे आ जाते हैं एक एक करके, बहुत इजी टॉपिक है। पहला ई एपिड्यूरल, चलो भाई, ई एक्स्ट्राड्यूरल, ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर से होता है। रेड कलर का यूनिलेटरल हेमरेज होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ई एपिड्यूरल, एक्स्ट्राड्यूरल, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। सर ये ई इडली शेप होता है, आप देखोगे सर ये इडली शेप होता है, तो मैं कह सकता हूं अगर आपको इसको एनसीसीटी में देखोगे तो ये बाई कॉन्वेक्स या लेंसियोलेट और लेंस शेप होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपका एपिड्यूरल हेमरेज है, इडली शेप, ई इडली है ना। एक एक चीज को हम बड़ी आसानी से, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। सर ई एपिड्यूरल ये एक्सक्लूसिवली ट्रोमेटिक होता है, तो मैं कह सकता हूं एपिड्यूरल कभी भी नॉन ट्रोमेटिक नहीं होता। साइट होती है टीरियन, ये टेम्पोरोपैराइटल रीजन है, यहां बहुत कॉमन है। सर फेटल अगर 100 ml हो तो आपके लिए घातक हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। रेस्पिरेटरी फेलियर होता है कंप्रेशन ऑफ ब्रेन के कारण, और ल्यूसिड इंटरवल ज्यादा कॉमन ईडीएच में होता है, एसबीएच में उसके बाद। तो बेटर आंसर अगर पूछे ल्यूसिड इंटरवल किसमें होता है तो ईडीएच में। ल्यूसिड इंटरवल होता क्या है, आप अनकॉन्शियस हो, थोड़े टाइम कॉन्शियस हो जाए, फिर अनकॉन्शियस हो जाए, तो इस कॉन्शियसनेस की फेज को हम ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्राइम करोगे तो आप जिम्मेदार होंगे, विटनेस और विल के लिए भी जिम्मेदार होंगे। ल्यूसिड इंटरवल सर ध्यान रखना, एपिड्यूरल हेमेटोमा में ल्यूसिड इंटरवल, और डॉक्टर पे मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज लग सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज क्यों लगता है, अगर डॉक्टर ने ल्यूसिड इंटरवल को आइडेंटिफाई नहीं किया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, बाद में उसकी डेथ हो गई, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते हैं, है ना, ध्यान रखना। सर ईडीएच को हीट हेमेटोमा, अब दोस्तों ईडीएच तो मैंने बोला एक्सक्लूसिवली ट्रोमेटिक होता है। हीट हेमेटोमा दोस्तों हमें, अब देखो हीट हेमेटोमा को याद करना तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप बी याद रख ले, खत्म मामला। बी बर्न, देखो ये बर्न के कारण होता है, ये बाइलेटरल होता है जबकि वो यूनिलेटरल था। ये चॉकलेट ब्राउन होता है, ये हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है, जबकि उसमें सब उल्टे ईडीएच में जो ट्रोमेटिक है, ये बर्न से है। सर इसमें बर्न में क्या होता है, ये ड्यूरा के अबाव, ये भी ईडीएच जैसा दिखाई देता है क्योंकि ये भी ड्यूरा के अबाव होता है, बट सर इसमें मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरा, जिससे ड्यूरल वीनस साइनस फट जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरा, है ना। सर अब आ जाओ, एपिड्यूरल हो गया, सब ड्यूरल, एस सब ड्यूरल, एस सिकल शेप, बी ब्रिजिंग वेन्स, बी ब्रिजिंग वेन्स। तो साहब ये बिलो ड्यूरा होता है। सर ध्यान से सुनना, सिकल शेप देखोगे तो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स बिलो ड्यूरा, सिकल से एस, सब ड्यूरल, ब्रीजिंग वेन। सर इसमें 100 to 150 ml फेटल होता है, माइनर, ओल्ड और चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होता है। मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप याद कर पाओ। एसडीएच, ए एल्कोहल पीने वालों में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना बेवड़ों में कौन सा होता है, बी बेवड़ा, एसडीएच। बी बॉक्सिंग इंजरी,
वेरी कॉमन। और चाहो ना तो आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हो, बी बनाना शेप भी यही होता है भाई, सिकल शेप बनाना शेप एक ही बात। बी ब्रीजिंग वेन के रप्चर से, तो तीसरा बी हो गया। बी बच्चों में, बी बूढ़ों में, वेरी सिंपल। बी ब्रीजिंग वेन, बी बेवड़ों में, अल्कोहल वालों में, बी बच्चों में, बी बूढ़ों में, बी बॉक्सिंग में, बी बनाना शेप, बी ब्रीजिंग वेन। तो आप चाहो ना तो इसको सारा का सारा बी से याद कर सकते हो। सिकल शेप होता ही है, मैंने बोला बनाना शेप, कॉन्केव कॉन्वेक्स। शेकिंग बेबी सिंड्रोम, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, इसमें भी कॉमन होता है। मैंने बोला ना जब बच्चे को हिला हिला के मारते हैं तो सबड्यूरल हेमेटोमा के चांसेस, क्योंकि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन इंजरी बहुत कम होती है। चलो सर, एसएच सब अरेक्नोइड, अब सबड्यूरल हो गया, अब आ जाओ सब अरेक्नोइड पे। सब अरेक्नोइड का दोस्तों याद कैसे रखो, सब अरेक्नोइड में ए आ गया ना, तो आप यहां पे हाईलाइटेड पॉइंट लगा दो ए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। डॉक्टर साहब आप सबको मालूम है सर्कल ऑफ विलिस, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के रप्चर। और दूसरा ए एन्यूरिज्म, वो भी कौन सा एन्यूरिज्म, सेक्युलर एन्यूरिज्म, इनके रप्चर से होता है। और सर मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्ट कॉमन कॉज इसका ट्रॉमेटिक होता है, नॉन ट्रॉमेटिक कॉज कम होता है। ठीक है, इसमें एक बात याद रख लेना दोस्तों, थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक क्या होता है, सीवियर वर्स्ट एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक, पेन, नोजिया, वोमिटिंग, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर, न्यूरो प्रॉब्लम एंड फोटोफोबिया, ये अलग फीचर है। लेकिन सर जो मेरे को क्वेश्चन आता हुआ लग रहा है वो है थंडर क्लैप हेडेक। ट्रॉमेटिक मोस्ट कॉमन होता है बेरी एन्यूरिज्म, ए एन्यूरिज्म, लेकिन ध्यान रखना ये सेक्युलर एन्यूरिज्म में कॉमन होता है। ट्रॉमेटिक ज्यादा कॉमन होता है सर्कल ऑफ विलिस आर्टरी के रप्चर से, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पहला है ना। चलो सर, अब सर एसएच और एसडीएच को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। देखो, सब ड्यूरल ड्यूरा के नीचे, सब अरेक्नोइड अरेक्नोइड के नीचे। अगर आप पानी डालो तो किसका ब्लड वॉश ऑफ हो जाएगा, सब ड्यूरल का, सब अरेक्नोइड क्योंकि उसके नीचे, इसलिए वॉश ऑफ नहीं, ये पक्का ध्यान रखिए। सर पंच ड्रंक सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है क्रोनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी, इसको हम डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमन होता है बॉक्सिंग इंजरी, और इसका सर कॉमन कॉज होता है एसडीएच, क्रोनिक एसडीएच, सबड्यूरल हेमेटोमा। अब आप बार बार एक ही जगह पे बॉक्सिंग मार रहे हो तो आपका सबड्यूरल हेमेटोमा क्रोनिक हो जाता है, रिपीटेड कंकशन के कारण होता है, इसको बोलते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम, डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका, डिमेंशिया एसडीएच। ध्यान रखना, इंट्रासेरेब्रल, देखो नाम ट्रिक, सी सेरेब्रल, सी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये दोस्तों मोस्ट कॉमन नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हेमरेज। सर याद करने का तरीका, बीपी, जब हाइपरटेंशन होता है, बीपी को आप क्या लिख सकते हो, हाइपरटेंशन के कारण, बीपी बढ़ने के कारण, पी बी पी पी पुटामिन इसकी मोस्ट कॉमन साइट, याद करने के, बी पी 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 फॉर पुटामिन, कभी गलती नहीं हो, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। सर ये कुछ लाइनें हैं, बर्लिंग एडिमा देखा जाता है कंकशन इंजरी में, इसमें आपकी हेड इंजरी में टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस आ जाती, बर्लिंग एडिमा देखा जाता है कंकशन इंजरी में, टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस होती। कोमोशियो सेरेब्री, कोमोशियो सेरेब्री क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन के कारण स्मॉल पंक्टिफॉर्म हेमरेज थ्रू आउट द ब्रेन। दोस्तों ध्यान रख लेना, इसमें इसको बोलते हैं कोमोशियो सेरेब्री, पहला बर्निंग एडिमा, दूसरा कोमोशियो सेरेब्री, शेयरिंग स्ट्रेन के कारण पंक्टिफॉर्म हेमरेज ब्रेन में बनती है। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्या होता है, एक्सोन टूट जाते हैं, एक्सोन टूट के रिट्रैक्शन बल बनाते हैं जो 12 घंटे में दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन में डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ड्यूरेट हेमरेज, ड्यू मतलब दो चीजों का हेमरेज, ड्यू ड्यूरेट, दो चीजों का हेमरेज, मिड ब्रेन प्लस बोन्स। कर्नहॉर्न नॉच क्या होता है कि आपके ब्रेन में नॉच बन जाती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनने के कारण। ठीक है, तो ये 5 एक वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको याद कर लें। अब आ जाओ सर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे पहले मोटरसाइकिलिस्ट, अब आप बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट पहने, भाई साहब आपकी खुद की रिस्क है, ध्यान रख लेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर होगा और इसको हिंज टाइप 1 बोलते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड हो जाए। तो मोटरसाइकिलिस्ट इंजरी में बिना हेलमेट वालों में मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर, हिंज टाइप 1 फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है। टेल गेटिंग और रनिंग इनटू, अब सर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आगे आपका ट्रक जा रहा है, आप उसके अंदर चले गए तो इसको बोलते हैं टेल गेटिंग, वेरी कॉमन। कार में ट्रक के अंदर नीचे चले गए, उसको बोलते हैं टेल गेटिंग। सर मोटरसाइकिलिस्ट इंजरी डन, अब आता हूं सेकंड इंजरी, अगर आप पैदल चल रहे हो तो इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन इंजरी, पैदल चलने वाले की इंजरी। पेडेस्ट्रियन इंजरी में आप देखना दोस्तों, सबसे पहला प्राइमरी इंपैक्ट, प्राइमरी इंपैक्ट में क्या होता है दोस्तों, आपका सबसे पहला इंपैक्ट होता है आपके लेग पे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट सर। सर अब आप व्हीकल के ऊपर चले जाते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंपैक्ट, है ना। और अगर आप ग्राउंड पे टकराते हो उसको बोलते हैं टर्शरी इंपैक्ट। ये मेरा फेवरेट एमसीक्यू, टर्शरी इंपैक्ट का नाम होता है सेकेंडरी इंजरी, टर्शरी इंपैक्ट को ही सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको इससे देख सकते हो, आप पहली बार टकराए, फर्स्ट प्राइमरी इंपैक्ट जो लेग पे हुई, फिर आप ग्लास और बोनट पे चले गए, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी होगी। अब आप ग्राउंड पे टकराए या व्हीकल के नीचे घुस गए तो इसको टर्शरी इंपैक्ट,
टर्शियरी इंपैक्ट को ही हम सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं, गड़बड़ी मत करना, है ना, इसी को हम सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं। सर प्राइमरी इंपैक्ट आपका बम्पर फ्रैक्चर करेगा, ये आपका प्राइमरी इंपैक्ट है, ये आपका बम्पर फ्रैक्चर करेगा, जो टीबिया का है वेज शेप फ्रैक्चर आप देख सकते हो, और इसका एपेक्स है ना व्हीकल की डायरेक्शन बताता है। बम्पर फ्रैक्चर टीबिया का फ्रैक्चर, बम्पर फ्रैक्चर टीबिया का फ्रैक्चर, ये आपकी प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, क्योंकि लेग पे लगी है, बम्पर फ्रैक्चर टीबिया का फ्रैक्चर वेज शेप। सेकेंडरी इंपैक्ट जैसा कि मैंने बताया था, बोनट और ग्लास से अगर आप लगती है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंपैक्ट। इसमें हेड इंजरी, सर्वाइकल इंजरी और स्केलेटल इंजरी होती है, हेड इंजरी, सर्वाइकल इंजरी और स्केलेटल इंजरी होती है। टर्शियरी इंपैक्ट जब आप रोड से टकरा गए या आप रोड पे घसीट गए, ड्रैग हो गए, इसको बोलते हैं टर्शियरी इंपैक्ट। एक बात दिमाग में बिठा लेंगे, टर्शियरी इंपैक्ट को हम सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं। इसमें क्या होगी, हेड इंजरी होगी, स्केलेटल इंजरी होगी। अब सर दो क्वेश्चन इनको ध्यान से देख लेना सर। मल्टीपल ग्रेज एब्रेजन एंड लेसरेशन, जब आप घसीटे जाओगे तो आपकी बॉडी पे मल्टीपल ग्रेज एब्रेजन एंड लेसरेशन होंगे, और दूसरा टायर मार्क, दूसरा क्या होगा, टायर मार्क, ये सब आपके टर्शियरी इंपैक्ट, मल्टीपल ग्रेज एब्रेजन एंड टायर मार्क आपके टर्शियरी इंपैक्ट में दिखाई देती है। सर अब आ जाओ कार ड्राइवर इंजरी, कार के ड्राइवर में कौन कौन सी इंजरी कॉमन होती है? सर विंडशील्ड इंजरी, विंडशील्ड का मतलब आपकी ग्लास की इंजरी, अगर आपका ग्लास टूटा हुआ होता है तो ग्लास टूट के बिखरता नहीं है, शैटर्ड ग्लास होता है। जब शैटर्ड ग्लास होता है तो आपके फेस पे स्पैरो फीट मार्क, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्पैरो फीट मार्क, ऐसे मार्क फेस पे हो जाते, ये होते हैं क्या, मल्टीपल स्मॉल सुपरफिशियल पंक्टेड लेसरेशन, इसको बोलते हैं स्पैरो फीट मार्क, मल्टीपल स्मॉल सुपरफिशियल पंक्टेड लेसरेशन फेस पे। ये आप अगर आपके कार ड्राइवर की इंजरी है, कार ड्राइवर की ये पहली इंजरी होगी, विंडशील्ड इंजरी, स्पैरो फीट मार्क फेस, पक्का ध्यान रखना। नेक पे सर ध्यान से देखना, नेक पे आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सर्वाइकल स्पाइनल कोड की इंजरी, इसी इंजरी को बोलते हैं व्हीप्लास इंजरी। तो व्हीप्लास इंजरी एक तरह से आपकी स्पाइनल कोड की सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है और सर्वाइकल पार्ट की इंजरी। अब सर होता क्या है इसमें, जब कार एक्सीलरेट होती है, रेस बढ़ती है, तो हाइपर एक्सटेंशन से हाइपर फ्लेक्शन जाता है नेक, ठीक है, और डिसलेरेट होती है, स्टॉप होने लगती है, तो हाइपर फ्लेक्शन से हाइपर एक्सटेंशन जाता है, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा कॉमन होती है, वैसे हाइपर फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन इस स्पाइनल कोड की इंजरी को, क्योंकि ये वायलेंट नेक मूवमेंट के कारण होती है, इसको बोलते हैं व्हीप्लास इंजरी, नेक इंजरी। हम कार ड्राइवर की इंजरी डिस्कस कर रहे हैं सर, आप देख लो, पहले गया ऐसे फिर गया ऐसे, और ये टॉर्न नक्कल लिगामेंट, टॉर्न एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये व्हीप्लास इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू और सर्वाइकल टिश्यू डैमेज हो जाता है। तीसरा जाओ स्टेयरिंग पे सर, देखो एसटी स्टेयरिंग, एसटी स्टर्नम फ्रैक्चर, बिल्कुल आसान। RI रिब फ्रैक्चर, स्टेयरिंग तो यही लगेगी ना, स्टर्नम और रिब फ्रैक्चर। एल्बो, फोर आर्म, चेस्ट, इसमें ब्रूज होगा, स्टेयरिंग लगेगा तो पैटर्न ब्रूज होगा। लंग, हार्ट एंड एओर्टा डैमेज हो सकते हैं। लेकिन सर ये दो चीजें, डायरेक्ट इंपैक्ट एंड डिसलरेशन इंजरी, अगर स्टेयरिंग डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ तो एओर्टा में टोर्जन फोर्स होगा, और डिसलरेट हुआ तो स्ट्रेचिंग ऑफ एओर्टा हो। कुल मिला के दोनों में ही आपका एओर्टा डैमेज होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन पार्ट होता है इस्थमस डैमेज, इस्थमस। सर ये पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम, ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स टीयर इन डिसेंडिंग एओर्टा, पक्का पक्का पक्का, ट्रांसवर्स टीयर इन डिसेंडिंग एओर्टा। अब देखो स्टेयरिंग लेडर रंग टीयर, स्टेयरिंग लेडर रंग टीयर, और इसमें सर स्टर्नम और थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में, स्टर्नम और थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में कंप्रेशन होता है, इस कंप्रेशन को बोलते हैं ओसियस पंच। लेकिन ट्रांसवर्स टीयर इन डिसेंडिंग एओर्टा लेडर रंग टीयर। सीट बेल्ट पे आ जाओ भैया, ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी तो पहना, तो ड्राइवर की हमने काफी इंजरी डिस्कस कर ली। पहली इंजरी हमने ग्लास वाली कर ली, दूसरी व्हीप्लास कर ली, तीसरी स्टेयरिंग कर ली, चौथा ड्राइवर की इंजरी है सीट बेल्ट इंजरी। सीट बेल्ट इंजरी से पैटर्न ब्रूज बनेगा। देखो सीट बेल्ट सिंड्रोम, सीट बेल्ट सिंड्रोम के क्या क्या पार्ट होते हैं, पैटर्न ब्रूज, भाई सीट बेल्ट पहना हुआ ना उसका पैटर्न बन जाएगा। दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी, इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी में मोस्ट कॉमन होता है मिजेंट्री, हाँ स्प्लीन और लीवर उसके बाद में। इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी क्यों होती है, डिसलरेशन एंड कंप्रेशन, मैकेनिज्म होता है डिसलरेशन एंड कंप्रेशन। सेकंड इंजरी इंट्रा एब्डोमिनल जो होती है, मिजेंट्री अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड, ये मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन। सर वर्टिब्रल इंजरी, डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन, वो डिसलरेशन और कंप्रेशन था, वर्टिब्रल इंजरी होती है डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन के कारण। इसमें क्या होता है सर, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन के कारण आपका लंबर वर्टिब्रा फ्रैक्चर होता है, और इस लंबर वर्टिब्रा फ्रैक्चर को हम ये हाईलाइट कर दो, चांस फ्रैक्चर या फल्क्रम फ्रैक्चर बोलते हैं। ये सब सीट बेल्ट से हो रहे हैं, सीट बेल्ट बचाने का काम करता है,
लेकिन सर ये पोस्टीरियर एंटीरियर फ्रैक्चर होता है वर्टिब्रल बॉडी का, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है लंबर वर्टिब्रा का, ये होता है चांस फ्रैक्चर या फल्क्रम। तो अगर बाई चांस आपको पूछे चांस फ्रैक्चर और फल्क्रम फ्रैक्चर किससे होता है, सीट बेल्ट से होता है, वर्टिब्रल इंजरी। ये सारा सीट बेल्ट सिंड्रोम। देन सर पैटर्न ब्रूज। डॉक्टर साहब अगर आप ड्राइवर साइड में राइट शोल्डर, ड्राइवर साइड में बैठे हो तो आपका पैटर्न ब्रूज राइट शोल्डर से स्टार्ट होगा, और अगर आप इस साइड में बैठे हो तो आपका लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट। मेरी बात है, इफ यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइवर साइड तो आपका पैटर्न ब्रूज स्टार्ट होगा राइट शोल्डर से, और अगर साइड में फेलो पैसेंजर हो तो आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट। पैटर्न ब्रूज ड्राइवर एट राइट शोल्डर, ठीक है। देन सर ये तो मैंने बता दिया कि आप ड्राइवर साइड में बैठे हो, कौन कौन सी इंजरी। अब आ जाओ सर फ्रंट सीट पैसेंजर, विंडशील्ड इंजरी वो की वही होगी, हाँ क्योंकि वो तो ग्लास में तो आपको टक्कर खाना ही है। लेकिन सर फ्रंट सीट पैसेंजर में स्टीयरिंग इंजरी नहीं होती। व्हीप्लास इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी वही होगी, ठीक है। सीट बेल्ट इंजरी जो भी मैंने बताया, मिजेंट्री हुआ, पैटर्न ब्रूज हुआ, जो भी हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना आप फ्रंट साइड में बैठे हो तो पैटर्न ब्रूज आपका लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट होगा, जबकि ड्राइवर साइड में कहां से स्टार्ट हुआ था, राइट शोल्डर से। डैशबोर्ड इंजरी एक्स्ट्रा होती है इसमें। डैशबोर्ड इंजरी में आप याद करना तो 3 P याद रखना। P पटेला फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर। P पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ, तीनों P, पटेला फ्रैक्चर, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी और पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन क्यों हुआ, जैसे आपके नी फ्लेक्स है, नी फ्लेक्स है और आपका डैशबोर्ड टकराया तो आपका डिसलोकेशन पोस्टीरियर। तो डैशबोर्ड से 3 P याद रखना, पटेला फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। आपको एक एनाटॉमी क्वेश्चन फ्री में दे देता हूं, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में शियाटिक नर्व इंजरी। अगर आप रिलैक्स हो तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हो सकता है, बट अदरवाइज इसमें पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी ही होती है ना। तीनों P याद रखना, डैशबोर्ड 3 P। चलो सर, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनल इंजरी। रीजनल इंजरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एस्फिक्सियल डेथ। दोस्तों अगर आप ऐसे सोचो ना कि एस्फिक्सियल डेथ क्या होती है, इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन की कमी या आपकी ऑक्सीजन कमजोर होगी। लेकिन सर अगर वर्ड का मीनिंग पूछा जाए तो एस्फिक्सियल डेथ का मीनिंग होता है पल्सलेसनेस। पल्सलेसनेस। एस्फिक्सिया का क्लासिकल ट्राइड होता है CPC। सी का मतलब साइनोसिस, आपके पेरिफेरल टिश्यू में नेल बेड, ईयर और नोज में साइनोसिस। सी। दूसरा होता है P पेटिशियल हेमरेज, और तीसरा होता है कंजेशन, आपके विसरा, लंग, लीवर और हार्ट में कंजेशन है। क्यों हुआ कंजेशन, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ गई। पेटिशियल हेमरेज जनरली इस साइज के होते हैं 0.1 to 2 mm, और सर ये आपके आईलिड, कंजक्टिवा, फोरहेड, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, विसल प्लूरा एंड विसल पेरिटोनियम पे होते हैं। तो क्या हुआ, सी साइनोसिस, P पेटिशियल हेमरेज, सी कंजेशन। अगर आपके पेटिकी 2 mm से ज्यादा हो तो इसको एकाइमोसिस बोलते हैं। और सर इसका कारण क्या था पेटिकी का, अगर आप ये देखना चाहते हो, ऑक्सीजन की कमी से प्रेशर बढ़ा, कैपिलरी डैमेज हुई, कैपिलरी और वेन्यूल्स डैमेज हुई, आपका पेटिकी दिखाई दिया। तो रिवाइज कर लो, एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है, वर्ड का पल्सलेसनेस, और क्लासिकल ट्राइड क्या होता है, सी साइनोसिस, P पेटिकी, सी कंजेशन। ये पक्का याद करो, है ना। अब दोस्तों चौथा फाइंडिंग राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, और पांचवा फाइंडिंग पोस्टमार्टम फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। ये 5 फाइंडिंग एस्फिक्सियल डेथ के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में पक्का मिल सकती है, लेकिन CPC आप पक्का याद रखना, CPC को कभी कंफ्यूज मत करना। सर पोस्टमार्टम अगर आप देखोगे तो एस्फिक्सियल डेथ में मॉडिफाइड वाई डिसेक्शन करते हैं, ये पढ़ा चुका हूं, मॉडिफाइड एमनेस्टोइड प्रोसेस से स्टार्ट होने वाला। सर इसलिए क्यों करते हैं सर, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें नेक का डिसेक्शन सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि आपको नेक ब्लडलेस चाहिए। पहले कर दोगे तो आपको नेक में दूसरी जगह का ब्लड मिल सकता है, इसलिए सबसे लास्ट में करना, नेक ब्लडलेस चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो सर आपको हेमरेज इन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, पोस्टीरियर टू ट्रेकिया, इसोफेगस, ये मिल सकता है। तो इस ब्लड को ना आने के लिए आपको नेक का डिसेक्शन लास्ट में करना चाहिए। और अगर हेमरेज इन एरिया में आ गया तो इसको बोलते हैं प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नेक का डिसेक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। मॉडिफाइड वाई टेक्निक है, और सर नेक का डिसेक्शन सबसे लास्ट में। सर टार्डियो स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सर, बेयार्ड स्पॉट भी बोलते हैं, टार्डियो स्पॉट आईज में होते हैं, ठीक है। पेटिशियल हेमरेज होते हैं, विसल प्लूरा में होते हैं। इंक्रीज एक्यूट वीनस प्रेशर, तो सर क्योंकि ये नेक कंप्रेस होती है तो आपका यहाँ ब्लॉक होता है, तो आपके आईज में इंक्रीज वीनस प्रेशर से जो टार्डियो स्पॉट होते हैं उसी के, ऐसे भी याद रखो ताड़ने वाला स्पॉट, आईज वाला स्पॉट, टार्डियो स्पॉट एस्फिक्सिया में देखा जाता है, वो भी नेक कंप्रेशन वाला, वीनस प्रेशर इंक्रीज।
सबसे पहले हम हैंगिंग पे आ जाते हैं। हैंगिंग मतलब लटकना। सर नाम ही लटकना है, तो सस्पेंशन ऑफ बॉडी लाइगेचर एनसर्कल्स द नेक। अगर आप सस्पेंशन ऑफ बॉडी, बॉडी सस्पेंड हो जाए और लाइगेचर आपके नेक को कंप्रेस किया हुआ, इसको बोलते हैं हैंगिंग। वेट ऑफ द बॉडी, पूरा आप लटक गए हो तो आपकी पूरी बॉडी का वेट आपकी नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स। मोस्ट कॉमन एस्फिक्शियल डेथ हैंगिंग ही होती है। अब सर हैंगिंग, ज्यादातर हैंगिंग, ध्यान से देखना दोस्तों, ज्यादातर हैंगिंग सुसाइडल होती है। आप खुद लटक गए, सुसाइडल, इंडिया में यही कॉमन है। अगर आपको कोई और लटका दे, जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्या करते हैं, किसी और को लटका देते हैं, जो इतना इजी नहीं है, रेयर है, लिंचिंग, होमिसाइडल हैंगिंग। गलती से लटक जाओ तो एक्सीडेंटल, और हमारे इंडिया में क्रिमिनल को लटकाने के लिए डेथ पेनल्टी जो देते हैं, जुडिशियल हैंगिंग। ये हो गया जुडिशियल हैंगिंग। 4 तरह की हैंगिंग हो गई। ज्यादातर सुसाइड, मोस्ट कॉमन सुसाइड, और मोस्ट कॉमन हमारे इंडिया में सुसाइड का मेथड भी हैंगिंग ही है। ये आपकी नॉट है, एज यू कैन सी, दिस इज योर नॉट, और दिस इज योर नूज। गांठ को नॉट बोलते हैं और जो फंदा होता है उसको नूज बोलते हैं। बिल्कुल आसान से। हैंगिंग को हम पोजीशन ऑफ नॉट के हिसाब से, अगर आपकी नॉट, ध्यान से देखना, ऑक्सीपिट पे है यहां पे, तो उसको बोलते हैं टिपिकल हैंगिंग, और नॉट किसी दूसरी जगह पे है, उसको बोलते हैं एटिपिकल हैंगिंग। ऑक्सीपिट, टिपिकल, दूसरी जगह एटिपिकल। ये तो हुआ नॉट। लेकिन अब देखो सस्पेंशन ऑफ बॉडी के आधार पे आप लटके किस जैसे हो। अगर पूरी बॉडी लटक गई, दोस्तों ध्यान से देखना, बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट हैंगिंग। तो सर इसमें आपका पूरा बॉडी वेट आपकी गर्दन को दबाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स हो। जबकि सर दूसरी हैंगिंग होती है इनकम्प्लीट। ये तो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब व्हाट इज कंप्लीट? होल बॉडी वेट, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं किया हुआ है और होल बॉडी वेट आपका गर्दन दबा रहा है, उसको बोलते हैं कंप्लीट। अब आपका अगर बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच कर गया है ना, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल। अब ग्राउंड को टच कर गया तो आपका पूरा बॉडी वेट ग्राउंड को ट्रांसफर हो गया, है ना। सिर्फ वेट ऑफ हेड जो 4 से 5 किलोग्राम होता है, ये आपका गला दबा देगा, ये आपका गला दबा देगा, वेट ऑफ हेड। तो 2 तरह की होगी, पूरा लटके कंप्लीट, और बॉडी का कोई पार्ट ग्राउंड को टच कर गया, इनकम्प्लीट या पार्शियल। पूरा लटके में पूरा बॉडी वेट गला दबाएगा, और इनकम्प्लीट में आपका वेट ऑफ हेड, है ना, ये गला दबाएगा। बिल्कुल आसान सी बात। सर अब आपके गर्दन के चारों तरफ 4 स्ट्रक्चर है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? कौन कौन सी स्ट्रक्चर को दबाने के लिए कितना प्रेशर चाहिए? आप बहुत इजी ट्रिक से याद कर सकते हो, जेसीटीवी, जेठालाल चंपकलाल टीवी। ये जुगलर वेन, इसके लिए 2 किलोग्राम, तो अगर जुगलर वेन दब गई तो आप विनस कंजेशन से मर जाओगे। जेठालाल गया। चंपकलाल, कैरोटिड आर्टरी, 5 किलोग्राम प्रेशर चाहिए, कैरोटिड आर्टरी दब गई तो सेरेब्रल एनोक्सिया या एनीमिया होंगे। ट्रेकिया के कंप्रेशन के लिए 15 किलोग्राम, ट्रेकिया दब गया तो आपका एस्फिक्सिया हो जाएगा। वर्टिब्रल आर्टरी के लिए आपको 25 से 30 किलोग्राम, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर वर्टिब्रल आर्टरी को दबाने के लिए चाहिए, सबसे कम जुगलर वेन के लिए चाहिए। जेठालाल चंपकलाल टीवी, गर्दन के चारों तरफ ये 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। सर हैंगिंग में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया प्लस वीनस कंजेशन होता है, क्योंकि ट्रेकिया 15 किलो में दब जाता है, एस्फिक्सिया, और जुगलर वेन 2 किलो में दब जाती है, तो एस्फिक्सिया के साथ वीनस कंजेशन तो आपको पक्का मिलेगा। हाँ, अदर कॉजेज ऑफ डेथ, एस्फिक्सिया, वीनस कंजेशन, कैरोटिड आर्टरी डैमेज 5 किलोग्राम अगर हो तो, सेरेब्रल एनोक्सिया, रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन भी हैंगिंग में कॉज ऑफ डेथ होता है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा भी मिलता है दोस्तों। डिलेड कॉज ऑफ डेथ में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, मोस्ट कॉमन होता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, बाकी एस्पिरेशन न्यूमोनिया, लेरिंजियल इडीमा, लेरिंजियल इन्फेक्शन, ये होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। डिलेड हैंगिंग, डिलेड का मतलब सर आप हैंगिंग करके थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करके उसके बाद मर गए तो आपको हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी से डेथ हो सकती है। अब सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे आता हूं, लाइगेचर मार्क। आपको जो गर्दन पे फंदे का निशान है, ये ऑब्लिक भी हो सकता है और ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है। कैसे? अगर फिक्स नॉट है, अगर आपकी गांठ फिक्स है, हिल नहीं रही है, तब तो ये ऑब्लिक, और अगर रनिंग नॉट है जिसको हम स्लिप नॉट कहते हैं, तो ये ट्रांसवर्स भी मिल सकता है। ये आपको इनकम्प्लीट भी मिल सकता है, क्योंकि अगर नॉट है तो नॉट की जगह पे तो होगा नहीं, गांठ की जगह पे तो होगा नहीं, और ये आपको कंप्लीट भी मिल सकता है, ये आपका ऑब्लिक है, ये ट्रांसवर्स, दोनों तरह के मार्क मिल सकते हैं। सर पोस्टमार्टम फाइंडिंग में मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है लाइगेचर मार्क, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये प्रेशर एब्रेजन होती है, बेटर आंसर प्रेशर एब्रेजन है, सेकंड बेस्ट आंसर पैटर्न एब्रेजन। 85% केसेस में ये थायराइड के ऊपर होता है, कभी कभी एट द लेवल और बिलो होता है, बट 85% में ये ऊपर जाते जाते थायराइड के ऊपर हो जाता है, ये आप लटक रहे हो, ऊपर चला जाता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंप्लीट मार्क भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया।
पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपको सीपीसी मिलेगा। एस्फिक्सिया का ट्रायड क्या है? सीपीसी, साइनोसिस, पेटिकी कंजेशन। फेस कंजेस्टेड डीप तब मिलता है, ध्यान से सुना दोस्तों, फेस कंजेस्टेड डीप तब मिलता है जब पार्शियल हैंगिंग हो, वीनस कंजेशन हो और आर्टरीज इंटैक्ट हो। तो जैसे पार्शियल हैंगिंग में वेट ऑफ हेड ज्यादा है, वेट ऑफ हेड के कारण आपकी वेन कंजेस्टेड हो गई क्योंकि 2 किलोग्राम ही चाहिए जूलर वेन के, तब आपको फेस डीपली कंजेस्टेड मिल सकता है पार्शियल हैंगिंग। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ये पढ़ा चुका हूं। ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्योंकि आप लटकते हो तो आपके हाथों और पैरों में होती है, उसको बोलते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न। सर लाइगेचर मार्क में पेल व्हाइट एंड ग्लिसनिंग पार्चमेंट लाइक लाइगेचर मार्क, जो आपके फंदे का निशान होता है पेल व्हाइट ग्लिसनिंग और पार्चमेंट लाइक, और आपको डिसेक्शन में व्हाइट और ग्लिसनिंग एरिया ही मिलेगा, व्हाइट एंड ग्लिसनिंग एरिया। सर अगर आपका हैंगिंग का ड्रॉप लॉन्ग ड्रॉप हो, जैसे जुडिशियल हैंगिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, तो सर इसमें कैरोटिड आर्टरी में हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स स्प्लिट इन इंटीमा देखा जाता है, इसको बोलते हैं एमुसेट साइन, कैरोटिड टियर एमुसेट साइन, है ना। साइमन हेमरेज भी हैंगिंग में हो सकता है दोस्तों। इट इज अ हेमरेज इन द आउटर लेयर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ लंबर एंड लोअर थोरेसिक, लंबर एंड लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हेमरेज, इसको साइमन हेमरेज बोलते हैं। बिलो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये आपके इस एरिया में वर्टिब्रा के नीचे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे हो सकता है। अब सर ये तो मैंने बता दी हैंगिंग की। अगर आपका देखो ड्रॉप, अगर ध्यान से देखना, अगर ड्रॉप लॉन्ग हो तो एम्यूसेट साइन मिलता है और साइमन हेमरेज भी बहुत कॉमन है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हेमरेज। अब सर मैं बात कर रहा हूं एंटीमॉर्टम हैंगिंग। अब आपको सर यार एंटीमॉर्टम हैंगिंग क्या होती है? एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मतलब है हैंगिंग से पहले, मींस बिफोर हैंगिंग, और पोस्टमार्टम हैंगिंग डेथ के बाद हैंगिंग। बिफोर डेथ हैंगिंग एंटीमॉर्टम हैंगिंग, आफ्टर डेथ हैंगिंग पोस्टमार्टम हैंगिंग। तो दोस्तों बिफोर डेथ हैंगिंग को मैं ये भी लिख सकता हूं डाइड ड्यू टू हैंगिंग, कि बंदा हैंगिंग से मरा है। और एंटीमॉर्टम हैंगिंग की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, इसको मैं हाईलाइट बार बार कर देता हूं, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। एंटीमॉर्टम हैंगिंग की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। सर ये टेरिगोपेलेटाइन या गैंग्लियन या सबमैंडिबुलर के कंप्रेशन से होती है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ नॉट पे होती है। जैसे मान लो मेरी नॉट इस साइड है तो मैक्सिमम प्रेशर इस साइड में पड़ेगा, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। एंटीमॉर्टम हैंगिंग की एक और फाइंडिंग है ला फेसी सिंपैथेटिक। फेसी का मतलब फेशियल चेंज, फेशियल चेंज। सर ये होता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के स्टिमुलेशन से, और ये नॉट की सेम साइड पे होता है। जैसे मान लो मेरी ये नॉट है, इसकी सेम साइड पे सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन स्टिमुलेशन होगी, उसको बोलते हैं ला फेसी सिंपैथेटिक। ध्यान से देखना, नॉट की सेम साइड की आई ओपन और प्यूपिल डायलेटेड, इसको बोलते हैं ला फेसी सिंपैथेटिक। ये भी एंटीमॉर्टम हैंगिंग में कॉमन। एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मतलब है यू डाइड ड्यू टू हैंगिंग। ऐसे भी याद कर सकते हो बिफोर डेथ हैंगिंग, आफ्टर डेथ हैंगिंग, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हैंगिंग, एंटीमॉर्टम हैंगिंग। एंटीमॉर्टम हैंगिंग मींस बिफोर डेथ हैंगिंग, पोस्टमार्टम हैंगिंग आफ्टर डेथ हैंगिंग। सो एंटीमॉर्टम हैंगिंग की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, सेकंड है ला फेसी सिंपैथेटिक, फेशियल चेंजेस सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के स्टिमुलेशन के कारण। सर हैंगिंग में फ्रैक्चर ऑफ नेक आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर होता है हायोइड बोन फ्रैक्चर। सर हायोइड बोन फ्रैक्चर होता है एब्डक्शन आउटवर्ड फ्रैक्चर इन 15 to 20% केसेस। आउटवर्ड फ्रैक्चर है, एब्डक्शन फ्रैक्चर, एंटीरो पोस्टीरियर फ्रैक्चर है, ये होता है इनर 2/3 एंड आउटर 1/3 ऑफ हायोइड बोन के जॉइंट, एब्डक्शन हायोइड बोन फ्रैक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीमॉर्टम फ्रैक्चर, एब्डक्शन फ्रैक्चर, आउटवर्ड फ्रैक्चर, एंटीरो पोस्टीरियर फ्रैक्चर। हायोइड बोन का फ्रैक्चर, कौन सी बोन का फ्रैक्चर है? हायोइड बोन का, दिस इज हायोइड बोन फ्रैक्चर। हैंगिंग का लिगेचर मार्क, कंप्लीट इनकम्प्लीट जो भी है, ये हो सकता है। सर सेक्सुअल एस्फिक्सिया, मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सेक्सुअल एस्फिक्सिया को हम बोलते हैं कोड्स वेनिज्म, ये एक पार्शियल हैंगिंग होती है और ये एक्सीडेंटल हैंगिंग होती है। अब देखो दोस्तों, सेक्सुअल एस्फिक्सिया का मतलब है सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ कर रहा है। अब ये दो परवर्जन में बहुत कॉमन होता है, एक होता है मासोचिज्म, एक होता है ट्रांसवेस्टिज्म। बेटर आंसर मासोचिज्म। ये क्या करते हैं, बंदा नंगा होता है, नेकेड होता है, और अपना एक लिगेचर मटेरियल लगाता है और अपने आप को ऐसे सस्पेंड करता है कि जस्ट जमीन को टच कर जाए। मतलब उसको पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, और पार्शियल प्रेशर में उसको मालूम है कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस होगी, इरोटिक हेलुसिनेशन आएंगे, ऑर्गेज्म फील होगा, और धीरे धीरे वो प्रेशर को रिलीज करता है। लेकिन सर ये तो अगर हुआ तब तो उसको मिला मजा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको मिली सजा, ये बन जाती है एक्सीडेंटल हैंगिंग, जैसा ही मैंने नाम बोला। तो सर परसिस्टेंट प्रेशर अगर रह गया तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है।
ये यंग मेल में कॉमन होता है, बाथरूम में, नेकेड में, पोर्नोग्राफी में, इसमें आसपास पोर्नोग्राफी चल रही होगी, सीमन डिस्चार्ज भी होने के चांसेस हैं। और ये इसके क्राइम सीन से हम बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल हैंगिंग या सुसाइडल हैंगिंग नहीं। इसको बोलते हैं सेक्सुअल एस्फिक्सिया, ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया, कोड्स वनिज्म, ये सब इसी के नाम है, इसी के नाम है। सर जुडिशियल हैंगिंग मैंने जैसा कि बताया था, डेथ पेनल्टी इन इंडिया। इसमें क्या करते हैं, ये बंदा इसको लटका दिया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, प्लेटफॉर्म हटाया, सडन ड्रॉप हुआ, तभी तो मैंने बोला एम्यूसेट साइन कॉमन होता है। सर इसमें जो चिन्ह है, जो हैंगमैन नॉट है, देखो दोस्तों दोनों बातें अलग है। हैंगमैन नॉट इंडिया में कहां लगाते हैं, लेफ्ट लेटरल साइड बिलो एंगल ऑफ मैंडिबल, ये तो बात हुई इंडिया की। लेकिन अगर आपको बाई चांस पूछ लिया जाए कि आइडियल साइड हैंगमैन नॉट की कौन सी है, तो जवाब होगा बिलो चिन। बट इंडिया में कहां लगाते, लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ बिलो एंगल ऑफ मैंडिबल, यहां। ठीक है सर, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंगमैन फ्रैक्चर। हैंगमैन फ्रैक्चर हो जाता है C2 वर्टिब्रा का, एक्सिस बोन का फ्रैक्चर, ब्रेन स्टेम डैमेज, इंस्टेंट डेथ, इसको बोलते हैं जुडिशियल हैंगिंग, इसको बोलते हैं जुडिशियल हैंगिंग। तो सर हैंगिंग हो गया, हैंगिंग में बंदा लटकता है, लटक के मरता है, गला दबता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन में बंदे का लटकना नहीं है, सिर्फ कंप्रेशन ऑफ नेक है, ज्यादातर ये होमिसाइडल होता है, बात तो सीधी है। अब कैसे कैसे गला दबाते हो, नंबर 1 लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, किसी फंदे से, रस्सी से आपने गला दबा दिया, लाइगेचर। नंबर 2 मैनुअल, जिसको हम थ्रोटलिंग या पामर स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। नंबर 3 को ध्यान से देखना दोस्तों, नंबर 3 क्या है, एल्बो या फोराम, या तो ऐसे या ऐसे, इसको बोलते हैं मगिंग। नंबर 4 बंबू स्टिक, बंबू को बोलते हैं बांस, बांस से ढोला, बांस के बीच में गला दबा दिया। और नंबर 5 गेरोटिंग, गेरोटिंग कॉमन है स्पेन और टर्की में, ये जुडिशियल स्ट्रेंगुलेशन। हमारे इंडिया में जुडिशियल हैंगिंग है, स्पेन और टर्की में जुडिशियल स्ट्रेंगुलेशन। समझे दोस्तों, तो ये 5 तरह के स्ट्रेंगुलेशन। जैसे ये आपका हो गया मगिंग, आप इसमें फोराम और एल्बो से गला दबाते हैं, उसको बोलते हैं मगिंग। सर ये आपका स्पेन और टर्की में इसको स्पेनिश विंडलास बोलते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये आपका स्पेनिश विंडलास मेथड, जुडिशियल स्ट्रेंगुलेशन, पीछे लेके आपको गेरोटिंग कर दिया, गला दबा दिया। सर कॉज ऑफ डेथ मोस्टली एस्फिक्सिया ही होता है, सेकंड सेरेब्रल एनोक्सिया, वेगल इनिबिशन, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा, ये सब हो सकता है। स्ट्रेंगुलेशन की बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इस स्ट्रेंगुलेशन को, जिसका नाम है लाइगेचर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। लाइगेचर मतलब कोई फंदा है, लाइगेचर का निशान है। तो सर सबसे पहली फाइंडिंग भी यही है, आप देख सकते हो खुद, लाइगेचर मार्क, ये ट्रांसवर्स और कंप्लीट होता है, जैसा कि दिखाया हुआ है। सेकंड, मैंने हैंगिंग में बोला ये थायराइड के ऊपर चला जाता है, जबकि आप इसमें देखोगे इसका एट द लेवल ऑफ थायराइड और बिलो द लेवल ऑफ थायराइड होता है। इसमें पेरीलाइगेचर इंजरी प्रेजेंट होती है, लाइगेचर के चारों तरफ ये लाल लाल जो है इंजरी, वो पेरीलाइगेचर इंजरी। एस्फिक्शियल साइन ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे हैंगिंग से, सीपीसी। एस्फिक्शियल साइन क्या होते हैं, सीपीसी, साइनोसिस, पेटिकी और कंजेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। फेस कंजेस्टेड पेटिचियल हेमरेज प्रेजेंट, सब कंजक्टाइवल हेमरेज और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आपका आप कंप्रेस करो। साइन ऑफ स्ट्रगल, आप स्ट्रगल करोगे तो आपकी इंजरीज ऑन द बॉडी प्रेजेंट हो सकती है। ये लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन पढ़ा रहा हूं दोस्तों। सर अब आ जाओ लाइगेचर मार्क। सर ध्यान से सुनना, लाइगेचर मार्क इसमें ट्रांसवर्स होता है, जैसा कि मैंने बताया। सर इस लाइगेचर मार्क को आप डिसेक्ट करोगे, यस, तो आपको कंट्यूजन और हेमरेज टिश्यू और नेक के मसल में, ग्लैंड में, सब जगह मिलेगा, टंग में, क्योंकि ये ब्रूज है। फ्रैक्चर थायराइड मोस्ट कॉमन होता है, हायोइड नॉट सीन इन लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। थायराइड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन, अगर पूछा जाए थायराइड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन किसमें होता है, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। सर ये आप मार्क देख लो, ट्रांसवर्स मार्क, फ्रैक्चर थायराइड मोस्ट कॉमन, नेक का डिसेक्शन करोगे, कंट्यूजन और हेमेटोमा मिलेगा। सर ये लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन की फाइंडिंग थी। हैंगिंग की फाइंडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब मैं आ जाता हूं थ्रोटलिंग पे। सर देखो दोस्तों, थ्रोटलिंग के पहले 2 लेटर क्या, TH, T से देख लो थायराइड और S से देख लो हायोइड। हायोइड बोन 30 to 50% केस, जबकि मैंने हैंगिंग में 15 to 20% केस में। इसका मतलब हायोइड बोन फ्रैक्चर सबसे ज्यादा थ्रोटलिंग में मिलता है। थ्रोटलिंग हमेशा होमिसाइडल होती है, थ्रोटलिंग है भैया। दिस इज एक्सटर्नल फाइंडिंग, एब्रेजन, नेल पे, आपके नेल के सेमिलुनर या क्रिसेंटिक एब्रेजन आपकी गर्दन पे मिलेंगे। ब्रूज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 6 पेनी कॉइन शेप ब्रूज मिलेंगे। फेस कंजेस्टेड पेटिचियल हेमरेज, सब कंजक्टिवल हेमरेज, CPC मिलेगा, साइनोसिस पेटिक कंजेशन।
ब्लीडिंग फ्रॉम नोज मिलेगा। बट सर ध्यान से देखो, मेन फाइंडिंग कहां अटकी है? मेन फाइंडिंग ये है, मेन फाइंडिंग ये है, आपको मल्टीपल ब्रूजेस, ये सब मेन फाइंडिंग। अरे यस और नो गोलगप्पा, मेन फाइंडिंग है। तो आपको ये सब फाइंडिंग यहां पे मिलेगी, 6 पेनी ब्रूज और आपको फिंगर नेल एब्रेजन, ये सब फाइंडिंग यहां पे मिलेगी। ठीक है, जब डिसेक्शन करो। सर इंटरनल देख लो, इंटरनल जब आप ब्रूज को डिसेक्ट करते हो, ब्रूज को डिसेक्ट करते हो तो आपको हेमेटोमा मिलेगा। तो आपको नेक मसल, टॉन्सिल, ग्लैंड, इन सब पे हेमेटोमा मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ब्रूज को डिसेक्ट करोगे तो आपको हेमेटोमा मिलेगा, हेमरेज मिलेगा। सर हायोइड बोन फ्रैक्चर, दोस्तों ध्यान से देखना, मैंने हैंगिंग में क्या बताया था? एब्डक्शन। अब दोस्तों यहां कौन सा फ्रैक्चर है? एडक्शन, इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये 30 to 50% केस में होता है। लेकिन सर मैं आपको एक सवाल बता दूं, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट स्पेसिफिक फ्रैक्चर कौन सा है? क्रिकोइड। मोस्ट कॉमन कौन सा? हायोइड बोन फ्रैक्चर। दोनों बातें अलग है। तो सर हायोइड बोन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है थ्रोटलिंग में, उसके बाद हैंगिंग में, उसके बाद लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। जबकि थायराइड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। थायराइड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। अरे यस और नो माय डियर, ध्यान रखें। सर सफोकेशन पे आ जाओ। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। सर इसमें न तो गला दबता है, न आपका सस्पेंशन ऑफ बॉडी, बंदा लटकता है, इसमें सिर्फ सफोकेशन होता है। आपका सर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैं एक वर्ड दे सकता हूं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया। अगर कोई कहे कि सबसे प्योर एस्फिक्सिया का फॉर्म क्या है? सफोकेशन, दम घुटना, है ना, एयरवे ब्लॉक हो जाता है। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला स्मोदरिंग, आपने नाक और मुंह दोनों को बंद कर दिया, इसको बोलते हैं स्मोदरिंग। सर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया है, सफोकेशन। सीपीसी, साइनोसिस पेटिकी कंजेशन, हमेशा मौजूद होगा। तो अगर कोई कहे कि सीपीसी ऑलवेज कौन से डेथ में होता है? सफोकेशन। और ये है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग आपको मालूम होना चाहिए, ये होमिसिडल होती है। स्मोदरिंग में क्या होगा? सेम एब्रेजन, कंट्यूजन और लेसरेशन आपके फेस, क्योंकि आप ये दबा रहे हो, फेस पे सेमिलुनर एब्रेजन, लिप्स और माउथ के अंदर कंट्यूजन, लेसरेशन और टीयर इन फ्रेन्यूलम ऑफ लिप, ये आपको अंदर आपको टीयर मिलेगा। तो सर ये आपका स्मोदरिंग है। और इसमें आपको डिसेक्शन, जब आप कंट्यूजन को डिसेक्ट करोगे तो हेमेटोमा, हेमरेज मिलेगा। ये आपका स्मोदरिंग है, पहला। दूसरा चोकिंग। सर चोकिंग तो पूरी दुनिया जानती है। सर अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी आपके ट्रेकिया वगैरह में चली जाए, रेस्पिरेटरी पैसेज में चली जाए, तो एक्सीडेंटल होती है दोस्तों, ये चोकिंग होती है। जैसे बच्चे में कोइन चली गई, हैमलिच मैन्यूअर आपको एपिगेस्ट्रियम के थ्रू पढ़ाते हैं ईएनटी के अंदर। गैगिंग क्या होती है सर? तो चोकिंग एक्सीडेंटल होती है। गैगिंग क्या होती है? क्लोथ पीस आपने मुंह में डाल दिया, जैसे किडनैप करके आपने मुंह में कपड़ा डाल दिया, है ना, वो कपड़ा ओरोफेरिंक्स में फंस गया, इसको बोलते हैं गैगिंग। ये हमेशा होमिसिडल होती है ना। 3 हो गए। सर कैफे कोरोनरी, आप सबको मालूम है कैफे कोरोनरी हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट कोरोनरी। तो याद करने का तरीका, एच हाउजन ने डिस्कवरी की, एच हार्ट, कैफे कोरोनरी। ये इंटॉक्सिकेटेड लोगों में अगर कोई फूड का पार्टिकल फंस जाए और मैकेनिकल एस्फिक्सिया से रिफ्लेक्स वेगल इनिबिशन होकर कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो अगेन हार्ट से रिलेटेड ही कॉज ऑफ डेथ है। गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाए, इसको बोलते हैं कैफे कोरोनरी, एच फॉर हाउजन। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, अब दोस्तों किसी कारण से आपका चेस्ट फिक्स हो जाए, जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल गिर गया, पत्थर गिर गया, परथेस सिंड्रोम। याद करने का तरीका, पत्थर गिर गया, परथेस सिंड्रोम, ट्रोमा से एस्फिक्सिया हो गया, पत्थर सिंड्रोम। बिल्डिंग कोलैप्स और स्टैम्पेड में कॉमन होता है पत्थर सिंड्रोम। अब सर जहां आपका कंप्रेशन हुआ, जैसे मान लो ये मैं देखता हूं एक वर्ड, मसकी एकाइमोटिक, जहां आपका कंप्रेशन हुआ उसके नीचे तो आप पेल हो और उसके ऊपर आपके साइनोसिस, कंजेशन और एकाइमोसिस है, इसको बोलते हैं मसकी एकाइमोटिक। कंप्रेशन के ऊपर साइनोसिस, कंजेशन। सर जैक नाइफ पोजीशन में कॉज ऑफ डेथ होता है पोजिशनल एस्फिक्सिया, पोजीशन के कारण एस्फिक्सिया। और इनवर्ट, अगर आपके पैर ऊपर हैं और सर नीचे हैं तो भी इसमें कॉज ऑफ डेथ होता है पोजिशनल एस्फिक्सिया, इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन। इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन दोनों ही में, चाहे जैक नाइफ पोजीशन हो चाहे इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन हो, कॉज ऑफ डेथ पोजिशनल एस्फिक्सिया। सर अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे आ जाते हैं, ओवरलेइंग, ध्यान से सुनो, ओवरलेइंग और बर्किंग। मां बच्चे के ऊपर आ जाए और बच्चा स्मोदरिंग से मर जाए, इस एक्सीडेंटल मेथड को बोलते हैं ओवरलेइंग। लेकिन सर विलियम हारे और विलियम बर्के 2 आदमी थे जिन्होंने कैडेवर के लिए, एक रॉबर्ट नॉक्स डॉक्टर को कैडेवर देने के लिए उन्होंने काफी लोगों को बर्किंग मेथड से मार दिया। और बर्किंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस होमिसिडल स्मोकिंग। आप देख सकते हो ये होमिसिडल मेथड की है,
इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ये होमिसिडल मेथड। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ये आप ऊपर चढ़ गए, और स्मूथिंग, इसको बोलते हैं बर्किंग। तो विलियम आरे और विलियम बर्के के नाम पे बर्किंग पड़ गया। वेजिंग क्या होता है? अगर दो सरफेस के बीच में बच्चा दब जाए तो उसको वेजिंग बोलते हैं, ये होता है वेजिंग। ये बर्किंग है, होमिसिडल मेथड। ये ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, होमिसिडल स्मूथिंग, बर्किंग। तो सर ये आपके इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सफोकेशन। तो दोस्तों अगला एस्फिक्शियल डेथ है ड्राउनिंग। अब ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी पानी या लिक्विड में डूब चुकी है, दैट्स ए ड्राउनिंग, है ना। ड्राउनिंग ज्यादातर एक्सीडेंटल होती है, सुसाइडल और होमिसाइडल कम होती है। अब सबसे पहले ड्राउनिंग पे आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर ड्राउनिंग का नाम है वेट ड्राउनिंग, और इसी को हम टिपिकल या प्राइमरी ड्राउनिंग के नाम से जानते हैं। अब वेट का मतलब क्या होता है? गीला, कुछ गीला हुआ है, आपका पानी आपके लंग्स में चला गया, उसको बोलते हैं वेट ड्राउनिंग। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर पानी की अमाउंट कम है, 3 to 4 ml पर केजी है, इतना ही पानी गया है, तो कॉज ऑफ डेथ होगा लॉस ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। इससे आपकी एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, अगर पानी कम गया है तो, है ना। लेकिन सर अगर पानी ज्यादा गया है, 10 to 12 ml पर किलोग्राम, है ना, अगर इतना गया है तो कॉज ऑफ डेथ आपका होगा कार्डियक अरेस्ट, ज्यादा गया तो। अब सर इस कार्डियक अरेस्ट को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनाई है। दो तरह की ड्राउनिंग होती है, वेट ड्राउनिंग, जिसमें पहली है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, दूसरी है सी वाटर ड्राउनिंग। अगर आप फ्रेश वाटर में डूब के मरे हो या सी वाटर में। अब देखो दोस्तों, फ्रेश वाटर अगर पल्मोनरी कैपिलरी में जाता है, फ्रेश वाटर चला गया तो क्या हो गया? हीमोडाइल्यूशन। जबकि सी वाटर में आप देखते हो सोडियम ऑलरेडी है, तो इसका हो गया हीमो कंसंट्रेशन, पल्मोनरी कैपिलरी में चले गया। अब दोस्तों सोडियम ऑलरेडी है तो आपका हो गया हाइपरनेट्रीमिया, जबकि इसमें हीमोडाइल्यूशन हुआ इसलिए हो गया हाइपोनेट्रीमिया। बिल्कुल आसान सी बात है। सर पल्मोनरी एडिमा आपकी सी वाटर ड्राउनिंग में होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हीमोडाइल्यूशन किस में हुआ? फ्रेश वाटर में। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ध्यान से देखना, ये आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी आपका पोटेशियम छोड़ती है, ये पोटेशियम छोड़ेगी तो आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा, हाइपरकैलीमिया, जबकि यहां पे पोटेशियम नॉर्मल है। दोस्तों हाइपरनेट्रीमिया से ब्रेडिकार्डिया होता है, और ध्यान से देखना दोस्तों, इस पे हाइपरकैलीमिया से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था। और सर इसमें आप 5 मिनट्स में मौत हो जाएगी, इसमें आपको मरने में 8 to 10 मिनट्स लगेंगे। तो सर ये चेंजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइपरकैलीमिया पोटेशियम नॉर्मल, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया, हीमोडाइल्यूशन हीमो कंसंट्रेशन, पक्का याद रखना सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां हाइपरकैलीमिया से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यहां हाइपरनेट्रीमिया से ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, चलो सर ये तो था पानी अगर गया तो टिपिकल ड्राउनिंग हो गई, वेट ड्राउनिंग हो गई, जिसको हम प्राइमरी ड्राउनिंग बोलते हैं। अब अगर पानी फेफड़ों में नहीं गया तो सर इसको बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग का पहला टाइप है ये, इसमें बंदा रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म से मर जाता है, रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म। हाइड्रोक्वेशन क्या होता है दोस्तों? देखो इलेक्ट्रोक्वेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक का झटका। हाइड्रोक्वेशन का मतलब पानी का झटका, लेकिन ये पानी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल्ड वाटर का झटका है। इसी को कोल्ड वाटर ड्राउनिंग या सबमर्शन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्वेशन, कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, सबमर्शन, एक और नाम है इमर्शन। सर जब ठंडा पानी अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का ठंडा पानी हो, जब आपके स्किन, नोज और ईयर और एपिगेस्ट्रियम पे लगता है तो रिफ्लेक्स वेगल इनिबिशन से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये आपकी हाइड्रोक्वेशन है, ये एटिपिकल ड्राउनिंग होगी, पानी लंग में नहीं गया। अब आ जाओ सर नियर ड्राउनिंग, डिलेड ड्राउनिंग, सेकेंडरी ड्राउनिंग और पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम। पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम, नियर, डिलेड, सेकेंडरी और पोस्ट इमर्शन, इसमें बंदे की मौत 24 घंटे के बाद हुई। इसका मतलब आपने पानी से निकाल लिया और बंदा उसके बाद मरा है, ये ध्यान रखें सर। सर इसमें देखो न्यूमोनिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस से मरा, ये डिलेड कॉज ऑफ डेथ है। चाहो तो आप एनसेफेलोपैथी भी ऐड कर सकते हो, ये डिलेड कॉज है। तो एटिपिकल ड्राउनिंग आपकी ये देख लो, ये 3 तरह की होगी। ड्राई ड्राउनिंग में लेरिंगोस्पाज्म से मरे हो, हाइड्रोक्वेशन में कार्डियक अरेस्ट से मरे हो इससे, और डिलेड ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग और सेकेंडरी ड्राउनिंग में आप डिलेड कॉम्प्लिकेशन से 24 घंटे के बाद मरे हो। सर पोस्टमार्टम बाइंडिंग, एंटीमार्टम ड्राउनिंग का मतलब है कि आप पानी के अंदर मरे हो, और पोस्टमार्टम ड्राउनिंग का मतलब है आप पानी के बाहर मरे हो, उसके बाद आपको बॉडी को पानी में डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं एंटीमार्टम ड्राउनिंग की बात करूंगा। दोस्तों ध्यान से सुन लो, जब आप पानी में स्ट्रगल कर रहे होते हो
उसके बाद उस समय क्या होता है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है, इसको बोलते हैं कैडावरिक स्पाज्म। हो सकता है इसमें घास वगैरह आपको मिल जाए। अगर आपको डेड बॉडी में ये मिल जाए, हाथ बीचे हुए हो, कैडावरिक स्पाज्म हो, तो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग यही है। ये पक्का बताती है कि आपकी मौत पानी के अंदर हुई। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है सर। यहाँ पे सर एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की दूसरी फाइंडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि आप पानी के अंदर मरे हो। वाटर, अब पानी एयरवे में फ्रॉद बनाता है। क्या होता है दोस्तों, पानी, म्यूकस और एयर तीनों मिक्स हो जाती है ना, चर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आपका पानी फ्रॉदी वाटर बन गया, म्यूकस के साथ मिक्स हो गया, तो मरने के बाद आपके नाक और मुंह दोनों से आपको फ्रॉद आएंगे। मरने के बाद नाक और मुंह दोनों से फ्रॉद आएंगे। ये भी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। ये फ्रॉद होंगे वाइट, लेदरी, टिनेशियस, कॉपियस। तो दोस्तों आपको फ्रॉदिंग मिलाएगी। ये आप देख सकते हो, फ्रॉदिंग नाक और मुंह से व्हाइट। ये आपके लंग में भी फ्रॉदी वाटर चला जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। दोनों बातें होगी। पक्का? चलो आगे। अब सर बाकी फाइंडिंग देख लो जो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की है। लंग्स कैसे हो जाएंगे, वॉल्यूमिनस और रिब मार्किंग प्रेजेंट होगी। ये होगा सर एम्फाइसीमा एक्वोसम। ये दोनों बातें देख लेना, एम्फाइसीमा एक्वोसम और इडीमा एक्वोसम, इन दोनों में फर्क क्या है। एम्फाइसीमा एक्वोसम देखा जाता है कॉन्शियस में, इडीमा एक्वोसम देखा जाता है अनकॉन्शियस में। होता क्या है सर, जैसे मैंने बोला फ्रोदी वाटर बना, म्यूकोइड फ्रोदी वाटर बना, इससे आपके लंग में फ्रोदी वाटर चला गया, लंग की मार्बल अपीयरेंस हो गई और आपका एल्वुलाई रप्चर हो गया, एल्वुलाई डैमेज हो गया। इस कॉन्शियस आदमी में जो कंडीशन देखी जाती है उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम। एडिमा एक्वोसम में क्या था, बंदा अनकॉन्शियस था, अंदर अनकॉन्शियस था, तो आपका फ्रोदी म्यूकोइड वाटर अंदर नहीं गया, आपका पैसिव फिलिंग ऑफ लंग विद वाटर हुई, इसको बोलते हैं एडिमा एक्वोसम। एक ही बात ध्यान रखना, ये कॉन्शियस में होता है तो म्यूकोइड फ्रोदी वाटर, वाटर म्यूकस और फ्रोदी वाटर जाता है एम्फाइसीमा एक्वोसम में, और एडिमा एक्वोसम में पैसिव एंट्री होती है, इसमें आपका नॉर्मल वाटर लंग में जाता है। दोनों में बंदा पानी में जिंदा है। पी पल्ट ऑफ एल, ए एंटीरियर लोअर लॉब के मार्जिन में सब प्लूरल हेमरेज होता है, याद करने। और पी पल्मोनरी हेमरेज, पी पल्मोनरी, पी सब प्लूरल हेमरेज एंटीरियर लोअर लॉब मार्जिन में क्यों होता है, फोर्स एक्सपिरेशन के कारण एल्वुलाई रप्चर हो जाती है, इसको बोलते हैं पल्ट ऑफ हेमरेज। बिल्कुल आसान। सर पोस्टमार्टम फाइंडिंग, मड पार्टिकल, जैसे मैंने बोला ये सब एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की फाइंडिंग बता रहा हूं मैं। मड पार्टिकल इन ट्रेकिया, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये भी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की फाइंडिंग है। अब सर एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में कुछ साइन मौजूद हो सकते हैं, उसके नाम देख लेते हैं। एस, देखो मैंने क्या किया, इसको याद करने की बहुत इजी ट्रिक बना दी। एस सेहट साइन, एस स्टमक म्यूकोजा रप्चर, गैस्ट्रिक म्यूकोजा रप्चर, एस स्ट्रेचिंग के कारण, पहला एस। दूसरा श्वेशनिकोज साइन, एस पैरानाइजल साइनस में फ्री लिक्विड, एस श्वेशनिकोज, एस 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 एस, दोनों एस 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 के साइन। तीसरा सेबिंस्की साइन, इट इज स्मॉल एंड एनेमिक स्प्लीन, सेबिंस्की साइन, तीसरा भी एस वाला हो गया, एस एस। चौथा उनो साइन। अब डॉक्टर साहब इसको कैसे याद करो, अभी सारे एस है, एस फॉर सुनो, सुनते किससे हो बेटा आप, ईयर से, वाटर हेमरेजिक वाटर इन मिडिल ईयर, उनो साइन, सुनो। वाइडलर रिंग, वाइडलर रिंग क्या होती है, सॉलिड लिक्विड और फोम, सॉलिड लिक्विड और फोम की गैस्ट्रिक कंटेंट की जो रिंग बनती है कंटेनर में देखते हैं, उसको बोलते हैं वाइडलर रिंग्स। ड्राउनिंग इंडेक्स, ड्राउनिंग इंडेक्स अगर आपका 40.1 से ज्यादा है तो ये एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग होता है। ड्राउनिंग इंडेक्स होता है क्या, वेट ऑफ बोथ लंग्स प्लस प्लूरल इफ्यूजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्प्लीन, दोनों लंग का वेट प्लस प्लूरल इफ्यूजन डिवाइडेड बाय स्प्लीन का भार, इसको बोलते हैं ड्राउनिंग इंडेक्स। अगर 14.1 से ज्यादा है तो ये आपकी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है। सुनो याद करना, एस 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 एस, उनो सुनो, ईयर से सुनते हैं। वाइडलर रिंग आप पढ़ चुके हो। सर अब मैं बात कर रहा हूं नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जो एंटीमॉर्टम, अभी तक हमने सारी फाइंडिंग एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की डिस्कस की। अब आ जाओ नॉन स्पेसिफिक, जो एंटीमॉर्टम में भी होती है पोस्टमार्टम दोनों में होती है। सर क्यूटिस एंसेरिना, ये क्या होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाना, जिसको हम गूस बम्प और गूस फ्लैश और गूस स्किन बोलते हैं। ये इरेक्टर पाइलाई के कॉन्ट्रैक्शन से स्किन ग्रेन्युलर और पकड़ हो जाती है, उसको बोलते हैं क्यूटिस एंसेरिना। दूसरा सर, हाँ दोस्तों, क्यूटिस एंसेरिना पोस्टमार्टम में रिगर मोर्टिस के कारण हो सकती है, बट अब मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब क्यूटिस एंसेरिना स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। जब आप डरते हो तो भी क्यूटिस एंसेरिना हो सकता है, आप पानी में डरते हो, और पोस्टमार्टम में रिगर मोर्टिस के कारण हो सकती है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। दूसरी नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है वॉशर वुमन हैंड। अब आप मन में सोचेंगे सर वॉशर वुमन हैंड क्या होता है, आपके स्किन में पाम और सोल में इम्बाइबिशन से जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं वॉशर वुमन हैंड। जैसे रिंकलिंग देखी जाती है 2 से 3 घंटे में, सोर्डिंग थोड़ी स्किन मोटी हो जाती है पाम और सोल की 12 घंटे में, ब्लीचिंग कलर चेंज हो जाता है 12 से 24 घंटे में, और क्यूटिकल पील्ड ऑफ डी ग्लविंग हो जाती है 3 से 4 दिन में। ये भी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है, इसी को हम बोलते हैं वॉशर
वुमन हैंड। ये आपका वॉशर वुमन हैंड है। आपकी जो चेंजेस है, ये वॉशर वुमन हैंड और क्यूटी सेंसिंग दोनों नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, ध्यान रखना। डाइटम होता क्या है? डाइटम एक यूनिसेलुलर एल्गाई है, पहला सवाल, यूनिसेलुलर एल्गाई। दूसरा, डाइटम एक सिलिका से कवर होता है जो हार्ड कवरिंग होती है। डाइटम दो तरह के होते हैं, ओलिगो हेलोफिलिक और पॉली हेलोफिलिक। ओलिगो हेलोफिलिक फ्रेश वाटर वाले, पॉली हेलोफिलिक सी वाटर वाले। डाइटम पुट्रिफेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। डाइटम आपकी बॉडी में बोन मेरो वगैरह सब में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे आप पानी में गए तो। और दोस्तों जनरली जो डाइटम 60 माइक्रोन से कम होता है वो पेनिट्रेट करता है पल्मोनरी कैपिलरी को और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। 60 माइक्रोन याद रखना। सबसे अच्छी बोन है फीमर, स्टर्नम सेकंड है, विसरा हम स्प्लीन यूज करते हैं। और हम डाइटम के लिए यूज करते हैं एसिड डाइजेशन टेस्ट। एसिड से, नाइट्रिक एसिड से डाइजेस्ट करके उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, एसिड डाइजेशन टेस्ट। सर जेटलर टेस्ट क्लोराइड आयन का टेस्ट है हार्ट चेंबर के, ऐसे भी याद कर सकते हो, गेट क्लोज टू हार्ट, दिल के करीब आओ डूब जाओगे, गेट क्लोज टू हार्ट, ये भी डूबने का टेस्ट है। 25% का अगर डिफरेंस है तो सिग्निफिकेंट है। सर ये ध्यान रख लेना, फ्रेश वाटर और सी वाटर में अलग अलग होता है। फ्रेश वाटर में राइट साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, सी वाटर सॉल्ट में एलटी आता है, लेफ्ट साइड की ज्यादा होती है ना। फ्रेश में आर आता है, राइट साइड की ज्यादा होती है। ये इसका पुट्रिफेक्शन पैटर्न फोरामन ओवल और ड्राई ड्राउनिंग में यूज नहीं है। ये है आपका जेटलर टेस्ट। सर स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा है तो ये सी वाटर ड्राउनिंग है। और दोस्तों याद रख लेना, एम फॉर मैग्नीशियम, एम फॉर मोरिस टेस्ट, ये दोनों सी वाटर ड्राउनिंग के टेस्ट हैं। ये आपको पक्का याद रखना है।